Hello, friends. How are you? So, once again, I am back with you with yet another chapter of class 12 biology. So, friends, आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स की. What are microbes? माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द का शॉर्ट फॉर्म है एंड दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑल अराउंड अस. दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर माइक्रोब्स नहीं पाए जाते हैं, चाहे वो मिट्टी की बहुत गहराई हो या पानी हो या आकाश की ऊंचाइयां हो या बहुत गहरे पानी में हो. कई बार तो माइक्रोब्स ऐसे एनवायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं जहां पर और किसी तरह की लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, जैसे जैसे थर्मल गीजर्स में, जहां के पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहां पर भी कुछ थर्मोफिलिक माइक्रोब्स पाए जाते हैं. जैसे बर्फ की गहराइयों में सैकड़ों फीट बर्फ के अंदर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, या बहुत हाई प्रेशर में. कहने का मतलब यह है कि माइक्रोब्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑल्सो. इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स नाम देते हैं. सो दैट इज अनदर टॉपिक. नाउ, जब भी हमारे सामने माइक्रोब्स वर्ड्स आते हैं, हमारे माइंड में तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, इनका ध्यान आता है. और इनका ध्यान आते ही कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर पैदा हो जाता है, बिकॉज these microbes are responsible for thousands of diseases, not only in humans but also in plants and animals. और फ्रेंड्स, हमारे सामने कोविड-19 इस समय हमारे सामने है, जिसने पूरी दुनिया में millions of peoples have died due to COVID-19, which is caused by a microorganism जिसको हम वायरस कहते हैं. सो एक स्केयर, एक डर पैदा होना वाजिब है. लेकिन यहां जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन माइक्रोब्स के यूजफुल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे आज हम. आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस. अगर हम ये कहें कि बिना माइक्रोब्स के इस दुनिया में लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी. द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इन्हीं बातों को डिस्कस करते हैं आज हम इस चैप्टर में. आपकी बुक का चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. बहुत से फील्ड्स हैं, बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं. उन्हीं में से कुछ फील्ड्स को आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. हमारे घरों में माइक्रोब्स किस किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं. इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. उसके बाद माइक्रोब्स इन सिवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. ये लास्ट के दो टॉपिक्स आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जब पूरी दुनिया में केमिकल्स का एक राज छाया हुआ है. द केमिकल्स आर रूलिंग द वर्ल्ड, जिसकी वजह से चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, सब पॉल्यूटेड हो चुके हैं. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द लास्ट टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. सबसे पहले
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फूड प्रोडक्ट्स के रूप में माइक्रोब्स कहां कहां यूज हो सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला है कर्ड यानी दही। हमें सबको पता है कि दूध से ही दही बनता है एंड द माइक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड आर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB। नाउ दीज बैक्टीरिया दे फॉर्म अ वेरी कॉमन पॉपुलेशन इन आवर बॉडी। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं एज द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ आवर बॉडी एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस। जैसे कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क एज इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ विटामिन्स स्पेशली B12। दही में B12 की मात्रा काफी होती है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। दूध में विटामिन B12 इतना नहीं पाया जाता, बट इन कर्ड इट इज वेरी रिच इन विटामिन B12। What other roles the lactic acid bacteria can play for us? In our stomach, the lactic acid bacteria play a very beneficial role in checking disease causing bacteria. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से बहुत से डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने पाते। कहीं ना कहीं ये LAB हमारे लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करते हैं। नाउ आफ्टर कर्ड अनदर एग्जांपल इज योगर्ट। योगर्ट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ मिल्क एंड द बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन आर Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus. These two bacteria are important in the formation of yogurt. Yet another milk product, buttermilk, जिसको हम आमतौर से छाछ भी कह सकते हैं हिंदी में। इसको बनाने के लिए Streptococcus cremoris and Streptococcus lactis पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड्स, चीज फॉर्मेशन में यानी पनीर के बनाने में भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और नॉट ओनली बैक्टीरिया बट सम फंजाई ऑल्सो। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रोब यूज्ड, चीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, स्विस चीज, it is manufactured by a bacteria called as Propionibacterium shermani. Another type of cheese is Roquefort cheese. ये बनता है एक फंगस Penicillium roqueforti से। Now, Camembert cheese is yet another type of cheese which is manufactured by Penicillium camemberti. कौन सा माइक्रोब चीज को बनाने में हम यूज कर रहे हैं, उसी के आधार पर उस पनीर या चीज की क्वालिटी, उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट अलग अलग हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, 50 तरह से ज्यादा की चीज अवेलेबल है वर्ल्ड में, एंड ऑल मेक यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब। नाउ अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट of baking industry is bread. The entire baking industry is dependent on the microbe which is known as yeast, या most commonly called as baker's yeast. Saccharomyces cerevisiae इसका biological name है, and it is the most important microbe in the baking industry. और बेकिंग इंडस्ट्री में चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो केक हो, आप देखेंगे कि ब्रेड पोरस होता है, यानी उसमें असंख्य छेद होते हैं छोटे छोटे। तो वो छेद, वो पोर्स कैसे डेवलप होते हैं? जब भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या यीस्ट फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अपना प्रोडक्ट बनाएगा, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड,
and that carbon dioxide, which is a gas, when it goes up, it forms pores in its products. Now this process in which the pores are formed by carbon dioxide, this process is known as leavening. So swelling of dew called leavening, it is caused by the secretion of three enzymes. These three enzymes work in the process of fermentation, such as amylase, maltase, and zymase. There are so many food products in which the microbes are being utilized. जैसे डोसा एंड इडली, इनको बनाने में ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया यूज होते हैं. नाउ अनदर प्रोडक्ट इज टॉडी. टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया and it is prepared by fermentation of the sap from palm. palm का botanical name है Caryota urens. इस palm से जो sap निकलता है, जो रस निकलता है, उसी के fermentation से toddy तैयार किया जाता है and it is a very popular drink in South India. Other foods which utilize microbes are, we can see here, when soybean is mixed with wheat and the process of fermentation is applied, we get soya sauce. Now after soya sauce, a little more processing of soya sauce, it can give us other types of food products, such as in Indonesia it is known as tempeh. In Japan we call this food as tofu, while in China the same food is known by the name sufu. So friends, अब तक हमने देखा कि हमारे घर के अंदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स के रूप में कितने सारे ऐसे आइटम्स हैं, इतने फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, फंजाई या यीस्ट को यूज करते हैं. अगर हम अब बात करें, ना केवल हमारे घरों में बल्कि इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस किस फील्ड में देते हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक, फर्मेंटेड बेवरेजेस. फर्मेंटेड बेवरेजेस, we can also say they are alcoholic beverages, and a very wide variety of fermented beverages are given to us by different types of microbes. Like Saccharomyces, जिसका अभी हमने पीछे जिक्र किया था, बेकिंग इंडस्ट्री में कॉमनली इसको हम ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं. इसी की एक और स्पीशीज सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस को हम वाइन यीस्ट कहते हैं. सैक्रोमाइसिस साके इज कॉमनली नोन एज साके यीस्ट एंड सैक्रोमाइसिस पायरीफॉर्मिस कॉमनली नोन एज जिंजर बियर या एल यीस्ट. Now different types of अल्कोहलिक बेवरेजेस और किस सबस्ट्रेट का यूज करते हैं माइक्रोब्स उस अल्कोहलिक बेवरेजेस को बनाने में, और किस अल्कोहलिक बेवरेज में कितने % अल्कोहल होता है, ये लिस्ट आपके सामने है. इसको हम देखते हैं. जैसे बियर है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट बार्ले माल्ट एंड द अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन बियर इज 3 to 6%. Wine is prepared from fruit juices. खास तौर से फ्रूट जूसेस में हम ग्रेप्स यानी अंगूर की बात करते हैं. Wine is prepared from different fruit juices, especially grapes, and the alcohol percentage is 9 to 12%. Whiskey is prepared from
fermented cereals, and it contains about 50% alcohol. Brandy is prepared from fruit juices and it has 60 to 70% alcohol. Rum is prepared from molasses and it has about 40% alcohol. Gin is prepared from rye malt and it has 40% alcohol, whereas vodka is prepared from potato and the alcohol percentage in vodka is 60 to 80%. So we can see that different types of wines and beers are produced by microbes. इसमें एक बात और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, सो दे हैव लो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, while whiskey, brandy and rum are produced by distillation and they have high alcohol concentration. You can see here whiskey, brandy and rum are distillation products, whereas wine and beer are produced without distillation process. And this is the diagram, the picture of yeast. So we can see fermented beverages. There are a wide variety of them produced by different types of microbes. Let us move on to another branch of industry, another type of industry, which is a very huge industry, and that industry is the production of antibiotics. दोस्तों, आपको मालूम है एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? एंटी शब्द का मतलब होता है अगेंस्ट यानी खिलाफ, बायोटिक शब्द का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो अगर हम एंटीबायोटिक्स को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दोज प्रोडक्ट्स विच आर obtained from microorganisms and they act against other microorganisms. अगर इसको हम सिंपल भाषा में रिपीट करना चाहें तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं और वो किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम करते हैं, सच प्रोडक्ट्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स. एंड अभी हम देखेंगे कि देयर आर so many antibiotics and all of them are given to us, all of them are produced by different types of bacteria and fungi. आगे बढ़ते हैं हम. इसमें सबसे पहली बात यह है कि एंटीबायोटिक्स वर्ड जो दिया गया था वो सबसे पहले वॉक्समैन ने दिया था. बैक्टीरिया से मिलने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स से एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जैसे Bacitracin. This antibiotic is obtained from the bacteria Bacillus licheniformis. उसी तरह से Polymyxin B is obtained from Acrobacillus polymixa. Subtilin नाम का एंटीबायोटिक हमको मिलता है Bacillus subtilis से, and Tyrothricin नाम का एंटीबायोटिक is obtained from द बैक्टीरिया बैसिलस ब्रेविस. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे उन एंटीबायोटिक्स के जो हमको बैक्टीरिया से मिलते हैं. एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप के जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमें बहुत से एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, जैसे क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, इसको हम ऑरियोमाइसिन या नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन नाम से भी जानते हैं. This antibiotic is obtained from Streptomyces aureofaciens. उसके बाद क्लोरमफेनिकॉल या जिसका कॉमन नेम क्लोरोमाइसिटिन भी है, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Streptomyces venezuelae. और
एंटीबायोटिक्स जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीजियस, टेरामाइसिन जिसका एक और भी नाम है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, एंड नियोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक हमको मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब हम देखते हैं कि फंजाई से हमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में यह आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। और पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? वो करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंड जिस समय पेनिसिलिन की खोज हुई थी उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी, एंड दिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इसने लाखों लोगों की जान बचाई थी इन्फेक्शन से। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एट दैट टाइम। पेनिसिलिन हमको मिलता है पेनिसिलियम नाम के फंगस से। इसकी दो स्पीशीज हमको पेनिसिलिन देती हैं, एक तो पेनिसिलियम नोटेटम और एक पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलिन के बाद और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हमें फंजाई से मिलते हैं, जैसे ग्रीजियोफल्विन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रीजियोफल्विन, फ्यूमैजिलिन मिलती है हमको एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से, बैकाटिन हमको मिलती है जिब्रेला बैकाटा से, कैम्पेस्ट्रिन हमको मिलती है सैलियोटा कैम्पेस्ट्रिस नाम के फंजाई से, सेफेलोस्पोरिन हमको मिलती है सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम नाम के फंजाई से, और रेमैसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस म्यूकर रेमैनियनस। इसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स में हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमको इंडस्ट्रियल पर्पस से ऑब्टेन होता है माइक्रोब से, जैसे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स की। हम देख सकते हैं कि कितने तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स हमको मिलते हैं माइक्रोब से, और वो दे आर यूज्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं हम लोग। सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर। और सिट्रिक एसिड कहां कहां यूज होता है? हम लोग जानते हैं कि सिट्रिक एसिड नॉर्मली फ्लेवरिंग और फूड प्रिजर्वेशन के काम में आता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड को हम डाइंग में या इंक बनाने में या मेडिसिन को बनाने में भी यूज करते हैं। एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटी, इट इज यूज्ड इन विनेगर प्रिपरेशन। ब्यूटारिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम the bacteria Clostridium butylicum and it is used in making rancid butter. Lactic acid is obtained from Lactobacillus and it is used in making curd. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। Gluconic acid is obtained from Aspergillus niger and it is used as a source of calcium to infants, cow and lactating mothers. एक इसमें याद रखने वाली बात है छोटी सी कि लैक्टिक एसिड वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। कई तरह के एंजाइम्स भी हमको मिलते हैं माइक्रोब से, जैसे लाइपेसिस नाम के एंजाइम्स हमें मिलते हैं कैंडिडा लाइपोलिटिका से या जियोट्राइकम कैंडिडम से। पेक्टिनेसिस and proteases, these are also a very important group of enzymes obtained from
पेक्टिनेसिस हमको मिलते हैं एस्परजिलस नाइजर या बिसोक्लैमिस फल्वो से, और प्रोटिएसिस हमको मिल सकते हैं मोर्टियरेला रेनोस्पोरा से या एस्परजिलस या फिर बैसिलस स्पीशीज से। पेक्टिनेसिस और प्रोटिएसिस यूज कहां होते हैं? These two enzymes are very useful in making fruit juices. जब फ्रूट से हम जूस निकालते हैं तो जूस के अलावा फ्रूट में जो और पल्प और मटेरियल होता है उनको गलाने के लिए पेक्टिनेसिस और प्रोटिएसिस यूज होते हैं। पेक्टिनेसिस खास तौर से फ्रूट्स का जो छिलका होता है जिसमें कि पेक्टिन होता है उसको गलाने में काम आता है। और आगे बढ़ते हैं हम। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकॉकस, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकॉकस। दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन सिंस it is used as clot busters. It is used as clot busters. यानी हमारे आर्टरीज और वेन्स में अगर क्लॉट बन जाए तो उसको गलाने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए दिस एंजाइम इज यूज्ड, खास तौर से उन पेशेंट्स में जिनमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की प्रॉब्लम होती है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे अमाइलेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस, राइजोपस एंड बैसिलस। ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। एंड लास्ट साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। दिस एंजाइम इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्यूरिंग organ transplant and this is a very important enzyme. Thank you friends.